अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैं जुनैद सर माई लर्निंग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ जमात 8वीं का तारीख़ और शहरियत का तीसरा सबक लेकर, जिसका नाम है बरतानवी हुकूमत के असरात। लफ्ज़ बरतानवी बरतानिया से बना है। बरतानिया यानी इंग्लैंड, या उसे उर्दू में इंग्लिस्तान भी कहा जाता है, जिसे हम अंग्रेज़ कहते हैं। तो ये लफ्ज़ अगर आपको आते हैं तो ज़्यादा कंफ्यूज होना नहीं है। तो आइए देखते हैं हम अपना पहला पॉइंट, बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी का क़याम। यानी अंग्रेज़ों ने जो भारत में बिज़नेस शुरू किया था, तिजारत शुरू की थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़रिए ही की थी। तो हमने देखा है कि जुग्राफियाई दरियाफ्तों की वजह से किस तरह से यूरोपीय हुकूमत हमारे भारत के साहिल तक आ पहुँचे। उसके बाद पुर्तगाली, डच यानी आज इसे नीदरलैंड कहा जाता है, फ्रांसीसी और अंग्रेज़ भारत के बाज़ार पर कब्ज़ा करने के लिए इन लोगों में कंपटीशन शुरू हो गया। अंग्रेज़ जब भारत में बिज़नेस करने आए, तिजारत करने आए, तो सबसे पहले उनकी मुखालिफत पुर्तगालियों ने की। बाद में इन दोनों के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात भी हो गए, लेकिन फिर धीरे धीरे अपनी हुकूमत कायम करने के लिए अंग्रेज़ों, फ्रांसीसियों, डच और मकामी हुक्मरानों में आपस में मुखालिफत हो गई, जंग हो गई, जिसका सामना इन लोगों को एक दूसरे का करना पड़ा। मगरबी भारत में मुंबई अंग्रेज़ों का अहम मरकज़ था। उन्होंने आसपास के इलाकों को भी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर मराठों की गिरफ्त मजबूत थी। माधवराव पेशवा की मौत के बाद उनके चाचा रघुनाथ राव ने पेशवा के ओहदे की लालच में अंग्रेज़ों से मदद मांगी। इस तरह अंग्रेज़ों को मराठों की सियासत में दखल अंदाजी करने का और टांग अड़ाने का मौका मिल गया। सन 1774 से 1818 तक मराठों और अंग्रेज़ों के दरमियान 3 जंगें हुई। पहली जंग में मराठा सरदारों ने मिलकर अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, इसलिए उन्हें बढ़तरी हासिल हुई। लेकिन 1882 में सालबाई का मुआहदा होने पर अंग्रेज़ मराठा पहली जंग ख़त्म हो गई। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 में गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। इसका मकसद था कि पूरे भारत पे कब्ज़ा कर लिया जाए, इसलिए इसने कई देसी रियासतों के हाकिमों से मुतय्यन फ़ौज का मुआहदा किया, यानी फ़ौज को मुतय्यन करने का, तय करने का। इस मुआहदे के मुताबिक इसे अहद मुआवनत कहते हैं। इसने भारत के हुक्मरानों को फ़ौजी मदद देने का यकीन दिलाया और कुछ शर्तें आयद की। पहली शर्त ये थी कि देसी हुक्मरान यानी भारत के जो हुक्मरान हैं, वो अपनी अपनी रियासत में अंग्रेज़ फ़ौज तैनात करेंगे, यानी उन्हें अंग्रेज़ फ़ौजों को तैनात करना पड़ेगा। दूसरी शर्त थी कि जो फ़ौज को रखा जा रहा है, उनके अखराजात यानी उनके ख़र्च कंपनी को नकद रकम या फिर उसके बराबर का आमदनी वाला इलाका देना होगा। देसी हुक्मरान यानी भारत के हुक्मरान आपस के जो भी मामलात है, वो अंग्रेज़ों को दरमियान रखकर ही तय करेंगे, और अपने दरबार में अंग्रेज़ रेजिडेंट यानी नुमाइंदा रखना होगा। बहुत सारे भारत के देसी हुक्मरानों ने इस बात को कबूल कर लिया और अपनी आज़ादी गंवा बैठे। 1802 में पेशवा बाजीराव दुवम ने भी इस मुआहदे को कबूल किया। ये वसई मुआहदा के नाम से मशहूर है, लेकिन कुछ मराठा सरदारों ने ये बात को कबूल नहीं किया, इसलिए तंग आकर आखिरकार बाजीराव दुवम ने भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान कर दिया, लेकिन उन्हें शिकस्त हुई। 1818 में उन्होंने अंग्रेज़ों की इताअत को कबूल कर लिया। पेशवाई जब ख़त्म हुई तो सतारा के छत्रपति प्रताप सिंह, जिन्हें आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये उस वक्त गद्दी पर मौजूद थे। अंग्रेज़ों ने इन्हें गद्दी से उतारकर काशी भेज दिया और वहाँ इनकी 1847 में मौत हो गई। उनके वज़ीर रंगो बापूजी गुप्ते ने अंग्रेज़ों से इंसाफ की फरियाद की, लेकिन लॉर्ड डलहौज़ी ने गोद लेने की रस्म को नामंजूर करके 1848 में सतारा की हुकूमत को भी अंग्रेज़ी हुकूमत में ज़म कर लिया। दो अमली निज़ाम हुकूमत। रॉबर्ट क्लाइव नाम के अफसर ने सन 1765 में बंगाल में ये दो अमली निज़ाम हुकूमत कायम किया। इसमें सिर्फ
दो ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि लगान वसूल करने का काम यानी टैक्स वसूल करने का काम कंपनी ने अपने पास रखा क्योंकि इसमें फ़ायदा था, और अमन व अमान की जिम्मेदारी, तमाम काम संभालने की जिम्मेदारी बंगाल के नवाब को दे दी। इसी को दो अमले निज़ाम हुकूमत कहते हैं। लेकिन कुछ अरसे बाद इसके बुरे असरात, बुरे नतायज ज़ाहिर होने लगे, क्योंकि टैक्स ज़्यादा वसूल करने की वजह से कंपनी के जो अफसरान थे, जो ऑफिसर्स थे, वो अपनी जेबें भरने लगे। उनको पैसे की लत लग गई, लालच लग गई। भारत से तिजारत करने का परवाना सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही था, लेकिन कुछ ऑफिसर्स अपनी पर्सनल बिजनेस भी वहाँ पे चला रहे थे, जिसकी वजह से इंग्लिस्तान की हुकूमत ने कंपनी पर काबू पाने के लिए वहाँ की पार्लियामेंट ने कुछ कानून बनाए। भारत में अंग्रेज़ी हुकूमत को मजबूत बनाने के लिए अंग्रेज़ अफसर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मुल्की नौकरशाही की शुरुआत की। बाद में ये अंग्रेज़ी हुकूमत का अहम जुज़ बन गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कंपनी के ऑफिसर्स पे पाबंदियां आयद कर दी और उन्हें अपनी पर्सनल बिजनेस यानी ज़ाती तिजारत नहीं करने की पाबंदी लगा दी, और ऑफिसर्स की तनख्वाहों में इजाफ़ा कर दिया, उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी ताकि वो लालच में आके गद्दारी ना कर सके। जितने इलाके अंग्रेज़ों के कब्ज़े में थे उनको ज़िलों में तकसीम कर दिया गया। जिस तरह से आज हमारे महाराष्ट्र में 36 डिस्ट्रिक्ट से 36 ज़िले हैं, हर ज़िले के लिए एक कलेक्टर नाफिज किया गया। आज भी ये सिस्टम चल रहा है। उसका काम था कि महसूल यानी टैक्स जमा करना, इंसाफ करना और ज़िले में अमन व अमान और नज़्म व नस्क को बनाए रखना। ये जो कलेक्टर्स होते थे, अफसरान होते थे, इनका तकर्रुर, इनका सिलेक्शन ICS यानी इंडियन सिविल सर्विसेज के ज़रिए किया जाने लगा। भारत में अंग्रेज़ों के कब्ज़ा किए हुए इलाकों की हिफाजत करना, नए इलाकों पर कब्ज़ा करना और भारत में जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत करता है उसको रोकने की ज़िम्मेदारी फ़ौज की थी। इसके अलावा मुल्क में नज़्म व नस्क कायम रखना यानी डिसिप्लिन बनाए रखना, ये भी महकमे पुलिस के ज़िम्मे था। ये भी एक नौकरशाही की किस्म है। उसके बाद अदालतें बनाई गई। अंग्रेज़ों ने इंग्लिस्तान के यानी इंग्लैंड के अदालती निज़ाम की बुनियाद पर ही भारत में भी एक नया अदालती निज़ाम कायम किया। हर ज़िले में दीवानी मामलात से मुताल्लिक अदालतें और जुर्म से मुताल्लिक फ़ौजदारी अदालतें कायम की गई, और इन पे फ़ैसला करने के लिए और इस पर नज़र षानी करने के लिए अदालत आलिया, जिसे हाई कोर्ट कहते हैं, बनाई गई। कदीम ज़माने से ही हमारे भारत पे बहुत से मुल्क हमला करते रहे हैं, लेकिन जो मुल्क अब तक आए उन्होंने भारत की तहज़ीब में घुल मिल कर रहकर भारत की तरक्की में साथ दिया। लेकिन इंग्लिस्तान ने, इंग्लैंड ने ऐसा नहीं किया। अंग्रेज़ लोग हमारे भारत से सारी दौलत अपने मुल्क ले गए। लगान वसूल करने की नई पॉलिसी बनाई गई। ये पॉलिसी आने से पहले जो देहात की, गाँव की ज़िंदगी थी, किसान अपना अनाज खुद उगाते और खुद खाते और कुछ हिस्सा लगान के तौर पे, टैक्स के तौर पे हुकूमत को देते। आमदनी का, हुकूमत का आमदनी का जो ख़ास ज़रिया था वो ज़मीन ही था। अगर लगान देने में ताख़ीर होती तो उनकी ज़मीनें ज़ब्त नहीं की जाती थी। अनाज की शक्ल में किसान लोग हुकूमत को टैक्स दिया करते थे, लेकिन बाद में इन कवानीन में, इन कानून में बदलाव किया गया। ज़मीन के हिसाब से लगान देने की ज़िद की गई। वक्त पर दिए हुए वक्त पर ही लगान देने की शर्त को लाजमी करार दिया गया, कंपलसरी किया गया, और किसानों को वक्त पर लगान ना देने की वजह से उनकी ज़मीनों पे भी ज़ब्त कर ली जाए, कब्ज़ा कर लिया जाए, इस तरह के कवानीन बनाए गए, जिसकी वजह से देहात के, गाँव के जो किसान थे उनकी हालत बहुत बुरी हो गई। अब अगर बारिश नहीं होती है, सूखा पड़ जाता है, तो वो लोग अनाज नहीं उगा पाते, लेकिन अपनी ज़मीन बेचकर नकद कीमत उनको लगान की देना है अंग्रेज़ी सरकार को। इसके लिए वो मजबूरी में आकर अपनी ज़मीनें बेचने लगे। इसका फ़ायदा ज़मींदार, साहूकार और ताजिर लोगों को हुआ, बिजनेसमैन लोगों को। वो कम कीमत में, सस्ते कीमत में गरीब किसानों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उनसे ज़मीनें ख़रीदने लगे। इस तरह से किसानों की हालत हमारे मुल्क में इस नए लगान और वसूल करने की पॉलिसी की वजह से
बहुत ज़्यादा बदतर हो गई। काश्तकारी को तिजारत बनाना। किसान पहले ख़ास तौर पर अनाज ही उगाते थे। ये अनाज उनके घर में इस्तेमाल के लिए और गांव की ज़रूरत पूरी करने के लिए काम आता था। लेकिन अंग्रेज़ों ने किसानों को मजबूर किया कि वो कपास, नील, तंबाकू और चाय जैसी नकदी फसलों की फसल करें, ताकि इनको बेच के ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा अंग्रेज़ी सरकार कमा सके। इसी अमल को काश्तकारी को तिजारत बनाना कहते हैं। अब अगर वो कपास, नील और तंबाकू उगाएंगे तो ये चीज़ें वो खा तो नहीं सकते। इसका फ़ायदा किसको हुआ? अंग्रेज़ी हुकूमत को, क्योंकि ये सब चीज़ें बेचकर अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा नफ़ा हासिल होने लगा। सन 1860 से 1900 तक भारत में ज़बरदस्त कहत पड़ गया, यानी सूखा पड़ गया। लेकिन फिर भी अंग्रेज़ हुक्मरानों ने कहत से निपटने के लिए कोई ख़ास कोशिशें नहीं की और ना ही आब रसानी यानी पानी किसानों को पहुंचाने के लिए कोशिशें की गई। अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी तिजारत या बिज़नेस को बढ़ाने के लिए बहुत से अच्छे काम भी किए। जैसे उन्होंने कोलकाता और दिल्ली को जोड़ने वाली कौमी शाहराह तामीर की, यानी बड़े बड़े लंबे लंबे रास्ते बनाए ताकि आसानी से नकलो हमल किया जा सके। इसके अलावा 1853 में मुंबई थाना के रास्ते पर रेलगाड़ी दौड़ने लगी। आपको जनरल नॉलेज के लिए याद रखना है कि सबसे पहली भारत में जो ट्रेन चली थी वो मुंबई से थाना सन 1853 में 16 अप्रैल 1853 को। इसी साल अंग्रेज़ों ने भारत में लॉ-सॉल्की के ज़रिए पैगाम रसानी का सिलसिला शुरू किया, यानी मैसेजेस यहाँ से वहाँ पहुँचने लगे। इसके ज़रिए भारत के बड़े शहरों को फ़ौजी छावनी से जोड़ दिया गया। इसके अलावा अंग्रेज़ों ने डाक खाने का निज़ाम भी शुरू किया, जिसे हम पोस्ट ऑफिस कहते हैं, जो आप यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं। भारत से इंग्लिस्तान जाने वाले माल पर अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्त टैक्स लगाया। इसके अलावा इसके उलट इंग्लिस्तान से भारत में दरामद किए जाने वाले माल पर टैक्स कम कर दिया गया। अब इंग्लैंड में मशीनों पर माल तैयार किया जाता था। ये माल ज़्यादा पैमाने पर और कम लागत में तैयार होता था। ऐसे सस्ते माल का मुकाबला करना हमारे भारत के कारीगरों के बस की बात नहीं थी। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत की जो पुरानी रिवायती सनतें थी वो ख़त्म हो गई और बेशुमार कारीगर बेरोज़गार हो गए। ऐसे बुरे हालात से निपटने के लिए बाज़ हिंदुस्तानियों ने अपनी अपनी सनतें कायम की। 1854 में कावासजी नाना भाई दावर ने मुंबई में सूती कपड़े की पहली मिल शुरू की। इसके अलावा 1907 में जमशेदजी टाटा ने जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी नामी फौलाद बनाने का कारखाना कायम किया। फौलाद यानी लोहा बनाने का। ये तस्वीर है रतन टाटा की, शायद आप बहुत अच्छी तरह इन्हें जानते होंगे, अभी अभी इनका इंतकाल हुआ है। इसके अलावा भारत में कोयला, धात, शक्कर, सीमेंट और कीमियाई अशियाएं तैयार करने की और भी सनतें शुरू हुई, जिसकी वजह से हमारे मुल्क ने बहुत तरक्की की। तो प्यारे बच्चों, ये सबक हमारा यहीं ख़त्म होता है। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अगले सबक का वीडियो आते ही आपको आपके चैनल पे मोबाइल पे नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़।